हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोहन एंड आई एम वर्किंग एज एन इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन एडवाइज़र। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूएस के EB-5 वीज़ा के बारे में। अभी आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है यूएस का EB-5 वीज़ा। तो आज हम बात करेंगे कि EB-5 वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन लोग EB-5 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होता है, टाइमलाइन कितनी होती है और उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस कितना होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं यूएस के EB-5 वीज़ा के। तो EB-5 वीज़ा में जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरह से होता है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहला क्राइटेरिया ये है कि आपका एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है जो आपको यूएस में वहाँ की किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होता है। तो वह अमाउंट रहता है $8 लाख का, और $8 लाख आपको इन्वेस्ट करना होता है। डायरेक्टली भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में, और आप किसी रीजनल सेंटर के थ्रू भी अगर जाना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर आप किसी डेवलप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो वो थोड़ा सा रिस्कियर होता है, क्योंकि सामने कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं होते उसमें। लेकिन अगर आप किसी रीजनल सेंटर के थ्रू वहाँ पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको बेनिफिट होता है। बेनिफिट मतलब आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ एंड सिक्योर होता है। तो पहला तो क्राइटेरिया हो गया कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट $8 लाख होना चाहिए आपके पास, और दूसरा कि आपके पैसे से वहाँ पर 10 जॉब क्रिएशन होने चाहिए। कि अगर आपने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो 10 लोगों को वहाँ रोज़गार मिलना चाहिए। अब जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो उसके क्राइटेरिया होता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है कि आप रूरल और एक नॉन रूरल। तो अब इसमें क्या होता है कि आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, लाइक रूरल में इन्वेस्ट करना है कि नॉन रूरल में इन्वेस्ट करना है। तो इसका भी अपना एक बेनिफिट है कि अगर आप रूरल कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका EB-5 वीज़ा का प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट होता है। नॉन रूरल में अगर जाते हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। अब ये बात ये है कि अगर आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो मुझे नहीं पता है, पर हो सकता है कि आप इनसाइड यूएस से भी देख रहे हो, आप आउटसाइड यूएस से भी देख रहे हो। तो इनसाइड और आउटसाइड का दोनों का अलग अलग प्रोसेस का क्राइटेरिया है। अगर आप इनसाइड यूएस से हैं तो और यूरल प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा कि सबसे पहले जो प्रोसेस होती है, जो दोनों के लिए एक कॉमन होती है, इनसाइड यूएस और आउटसाइड वालों दोनों के लिए ही कॉमन है, कि आपका पहला जो स्टेप रहेगा वो होगा सोर्स ऑफ फंडिंग का। कि आप जो $8 लाख इन्वेस्ट करने वाले हैं वो $8 लाख आपके पास कहाँ से आए, उसका आपको पूरा प्रूफ देना है। कि अगर आपने समझो कि कई बार ऐसा होता है ना, अगर आप इनसाइड यूएस से हैं तो मोस्टली लोगों की सैलराइड इनकम होती है, तो आपको सारे सैलरी स्लिप दिखाने होते हैं और आपके टैक्स रिटर्न्स दिखाने होते हैं। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हैं, लाइक इंडिया, पाकिस्तान और किसी भी कंट्री से, तो वहाँ पर कई बार लोग ऐसा होता है कि आपने आपका कोई बिजनेस है, आपने बिजनेस में से कमाया है तो उसका प्रूफ देना रहेगा। सम टाइम क्या होता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जो आपने सेल कर दी, तो फिर उसका प्रूफ आपको इस तरह से देना रहेगा, आपने प्रॉपर्टी सेल किया और आपने $8 लाख आपके आए, तो आपने जब प्रॉपर्टी खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी। हो सकता है आपने 5 साल 10 साल पहले खरीदी हो और आपने $2 लाख में ख़रीदा हो, तो वो $2 लाख आपके पास कहाँ से है। तो इस तरीके का कुछ सोर्स ऑफ फंडिंग होता है जो आप उसके लिए लॉयर हायर करेंगे, आपका सोर्स ऑफ फंडिंग वो क्लियर करेगा। जब वो आपको ग्रीन सिग्नल देता है तब आपकी जो पहली प्रोसेस होती है वो होती है, पहली पिटीशन होगी आपकी I-526E। उस पिटीशन में आपको क्या प्रूफ करना होता है कि आपने आपके $8 लाख इन्वेस्ट कर दिए, वो उसका आपको एक प्रूफ देना होता है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं आप रीजनल सेंटर के थ्रू भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं बात करूंगा आज रीजनल सेंटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट की। तो जब रीजनल सेंटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है तो वो किस तरह से रहता है कि रीजनल सेंटर है, डिफरेंट रीजनल सेंटर है, हम चूज़ करते हैं टॉप 10 रीजनल सेंटर्स को यूएस के। अब उसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तो रीजनल सेंटर का ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए कि वो कितने टाइम से चल रहा है, आज तक उसने कितना फंड रेज किया है और कितना उसने रीपे भी किया है, कितने उसके अप्रूवल्स हैं, कितने कंडीशनल ग्रीन कार्ड आए हैं, कितने ग्रीन कार्ड आए हैं। तो
और उसके आज तक कितने प्रोजेक्ट हैं जो मार्केट में कंप्लीट हो चुके हैं, कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, पहले कोई प्रोजेक्ट उसका डूबा तो नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है। जब आपने रीजनल सेंटर का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया कि समझो 5 रीजनल सेंटर आपने देखे, वो 5 में से आपको कोई एक रीजनल सेंटर पसंद आया कि चलो ये रीजनल सेंटर है, इतने टाइम से मार्केट में काम करे, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। अब क्या करते हैं, आप उसके प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं कि उस रीजनल सेंटर के पास कितने प्रोजेक्ट हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं, लाइक 2-3 प्रोजेक्ट। अब क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट फाइनलाइज करना है। प्रोजेक्ट फाइनलाइज करने के लिए आपको उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स पता होनी चाहिए। लाइक आप 3 प्रोजेक्ट हो, आप कंपेयर कैसे करोगे? तो कंपेयर करने के लिए एक तो ये है, अच्छा प्रोजेक्ट आपको कैसे पता चलेगा कि अच्छा प्रोजेक्ट है ये, कि सबसे पहले उसमें अच्छे प्रोजेक्ट में एक ये होता है कि वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। लाइक I-956F का अप्रूवल होता है। वो अगर अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है तो उसकी पहली निशानी है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है। उसके बाद में दूसरा ये है कि अगर उस प्रोजेक्ट में कोई सीनियर लेंडर है, और सीनियर लेंडर में अगर बैंक है तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर बैंक ने उसमें पैसे लगाए हैं, जस्ट एग्जांपल कि वो 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, अब 50 या 40 मिलियन की इक्विटी उसकी खुद की है डेवलपर की, और उसमें अगर बैंक ने भी अगर 30-35 मिलियन डॉलर डाले हुए हैं, तो उसमें बेनिफिट ये कि अगर बैंक ने डाले हैं तो उसने खुद भी अपने लेवल से चेक किया होगा और अच्छा प्रोजेक्ट लगा होगा तभी उसने डाला होगा। तो इस तरह से आप ये 2-3 फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया हैं जिससे आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक ऐसा होता है कि आप कुछ इस टाइप के प्रोजेक्ट देखें कि फ्यूचर में कोई ऐसा नेचुरल कैलामिटीज़ का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, लाइक जैसे अभी कोविड आ गया था, आगे जाकर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो भी आपको ध्यान रखना होता है कि उस पर्पज़ में प्रोजेक्ट कितना सेफ होगा आपके लिए। और दूसरा आप ये देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से तो आप ये भी देख सकते हैं कि भाई चलो रूरल में है तो रूरल एरिया में कैसा होता है कि सारे बिजनेस रन नहीं होते, सारे बिजनेस अच्छे नहीं चलते। कि अगर समझ लो कि कोई होटल का प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है कि अगर फ्यूचर में कोई नेचुरल प्रॉब्लम आती हैं, लाइक कोविड आ जाए या कुछ और भी चीज़ें आ जाए, तो लोग ऐसा हो सकता है कि होटल में जाना बंद कर देंगे। आप हो या मैं हूँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, होटल में जाना अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हमें रहने के लिए घर चाहिए। तो आप इस तरह से भी फिल्ट्रेशन कर सकते हो कि आप किसी मल्टी फैमिली प्रोजेक्ट में आप पैसे आपके इन्वेस्ट करो, आप किसी होटल में ना इन्वेस्ट करो। इसका बेनिफिट ये होता है, इसका एक अच्छा पॉइंट भी ये होता है कि जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है उसमें इनकम धीरे धीरे आती है, लेकिन होटल होगी तो उसमें इनकम फास्ट होती है, क्योंकि एक घर का रूम रेंट आउट होगा या एक घर सेल होगा, उसके कंपैरिजन में होटल का रूम सेल होगा, तो उसमें इनकम मार्जिन ज़्यादा होता है, तो कैपिटल जल्दी रिटर्न होती है। तो इस तरह से आप आपके हिसाब से आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट पसंद आते हैं, आप रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कर सकते हो, आप इंडिया में किसी भी एजेंट को कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे आप ये डिटेल ले सकते हो कि रीजनल सेंटर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो आपको प्रोवाइड करेंगे, उनके प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं और उस प्रोजेक्ट में उसके प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं और उस प्रोजेक्ट में कितनी डेवलपर की खुद की इक्विटी है और कितना बैंक का लोन है, EB5 का पैसा कितना है उसमें, ये सारे क्राइटेरिया आप चेक करो। फिर उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट आपको पसंद आता है, प्रोजेक्ट फाइनलाइज करते हो, फिर आप उसमें आपका $8 लाख आप इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट जब आप करते हैं तो आपकी पहली जो पिटीशन आपका लॉयर फाइल करेगा वो I-526E पिटीशन होगी, जिसमें आपका पैसा आपने डाल दिया है, और उसके बाद जब उसका अप्रूवल आ जाता है तो अप्रूवल आने के बाद फिर एम्बेसी में आप जाते हैं, आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, और इंटरव्यू होने के बाद में फिर आपको कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिल जाता है। आप आउटसाइड अगर यूएस, अगर आप इनसाइड यूएस हैं तो आपका EAD-AP आ जाएगा मतलब आपको वर्क राइट तुरंत ही मिल जाते हैं, आपको ट्रैवल परमिट मिल जाता है, लाइक ये सब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ्स में हो जाती हैं, तो इनसाइड यूएस वालों को ज़्यादा बेनिफिट है। उसके बाद में फिर 2 साल के बाद ये आपका जो फर्स्ट वाला है कंडीशनल ग्रीन कार्ड I-526E का जो अप्रूवल आएगा, कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलेगा, वो 24 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो आपका एक बार 21 मंथ्स कंप्लीट होता है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं कंडीशन रिमूव करने के लिए। वो पिटीशन होगी I-829 जब आप अप्लाई करते हैं तो उससे आपकी कंडीशन रिमूव होती है, पर उसमें कुछ चीज़ें प्रूफ करनी होती है। प्रूफ क्या करना होता है
कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपका 2 ईयर्स तक एट रिस्क होना चाहिए, मतलब इन्वेस्टेड होना चाहिए प्रोजेक्ट में। तो वो आपको प्रूफ करना है। और दूसरा जो 10 जॉब क्रिएशन होती है, तो आपके पैसे से 10 जॉब क्रिएट हुई हैं, वो आपको प्रूफ करना होता है। और ऑलमोस्ट आप जिस भी प्रोजेक्ट में लगाओगे वो वहाँ पर जॉब क्रिएशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो आप 21 मंथ्स के बाद जब आप ये अप्लाई कर देते हो, तो जो आपका कंडीशनल ग्रीन कार्ड है वो अनलिमिटेड टाइम तक ऑटोमेटिक एक्सटेंड होता रहता है, वो एक्सपायर नहीं होगा जब तक आपका I-829 का अप्रूवल नहीं आ जाता। तो जब आपका 829 का अप्रूवल आ जाता है, तो उसके बाद आपका कंडीशन रिमूव हो जाती है और आपका अनकंडीशनल ग्रीन कार्ड हो जाता है। उसके बाद एक पार्ट आता है सिटीजनशिप का। अब सिटीजनशिप में क्या होता है, जिस दिन से आपका कंडीशनल ग्रीन कार्ड आया है उसके 5 साल के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमिग्रेशन पार्ट। अब आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कब आएगा, तो ये भी एक कंडीशन रहती है, जिसमें गवर्नमेंट की कंडीशन सिर्फ ये है कि आपका पैसा 2 ईयर्स तक एट रिस्क होना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन कोई भी डेवलपर है, उसको आपका सस्ता पैसा मिल रहा है तभी उसका प्रोजेक्ट सक्सेस हो रहा है, तो वो आपका पैसा इतनी जल्दी तो भी तो कोई भी डेवलपर होगा वो इतनी जल्दी आपका पैसा वापस नहीं करता है। वो लोग जनरली टर्म्स रखते हैं कि 4 साल या 5 साल तक आपका पैसा रखते हैं, लेकिन जो वो कंडीशन एग्रीमेंट साइन हुआ है आपका, तो उनको 4 to 5 ईयर्स में आपका पैसा वापस करना ही होता है। इन केस अगर उन्होंने 5 ईयर्स का टर्म्स दिया है और 5 ईयर्स में वो पैसा आपका वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं। फिर उस कंडीशन पर आपके पास कोई राइट नहीं होता है, क्योंकि आप एक साइलेंट पार्टनर होते हैं उसके, आपका प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं बनता। लेकिन उस कंडीशन पर क्या होता है कि बैंक फिर उस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेता है और फिर उसको अपने हिसाब से जब सेल करेगा, सेल करके जो भी पैसा उसका आता है, तो पहला तो बैंक जो उसने इन्वेस्ट किया है वही निकालता है, क्योंकि उसको अपना पैसा निकालना है। लेकिन उससे अगर अमाउंट एक्स्ट्रा आता है, तो फिर वो जितने भी EB5 के इन्वेस्टर होते हैं, तो वो उन लोगों को जो भी जितना भी आएगा, आपने 8 लाख डाला है तो आपका 4 लाख 5 लाख या पूरा पैसा भी निकल सकता है। तो इस तरह से वो लोग आपका पैसा वापस देते हैं, तो ये उसका एक रिस्क फैक्टर भी है। ठीक है, तो अभी ये इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिर अब जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं ट्राई करूँगा कि दूसरा वीडियो बना करके उसका आंसर आपको प्रॉपर दे पाऊँ। थैंक यू।